अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक नई पोएम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है द इंचकेप रॉक और जिसके मुसन्निफ़ हैं, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट सदी। हम एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपका रिस्पांस बढ़ता जाएगा मैं इन पोएम्स का पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें हम लोग एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे, लिहाजा आप एक्टिविटीज़ के लिए परेशान न हो। एक्टिविटीज़ में पहले हम आइस ब्रेकर्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए, इस नज़म को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पोएट के मुतालिक ले लेते हैं। इस नज़म के पोएट हैं रॉबर्ट सदी। रॉबर्ट सदी की पैदाइश 1774 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1843 में हुई। रॉबर्ट सदी ब्रिस्टॉल में पैदा हुए। ये इंग्लैंड का एक मकाम है और ये एक ड्रेपर के लड़के थे। ड्रेपर यानी कि वो शख्स जो कपड़ों की सिलाई का मटेरियल जो बेचता है उसे हम ड्रेपर कहते हैं। और रॉबर्ट सदी का एजुकेशन वेस्टमिनिस्टर स्कूल में और बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुआ। रॉबर्ट सदी को पोएट लॉरेट भी कहा जाता है इंग्लैंड का। अब लॉरिएट किसे कहा जाता है? लॉरिएट यानी कि वो पोएट जिसे गवर्नमेंट ऑफिशियली अपॉइंट करती है या जिसे कोई इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर करता है, उसको हम कहते हैं लॉरिएट। सो ही वॉज ए पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू 1843। ये उनके पोएट इंग्लैंड के ये जो पोएट लॉरिएट का इनको लक़ब था, या ये यहाँ वहाँ के इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट कब से कब तक कहलाए जाते थे? 1813 टू 1843, ये उनका दौर था। Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, etc. are very popular with the school children. इनकी ये जो नज़में जो है द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहेम, बिशॉप हैटो, द इंचकेप रॉक, ये स्कूल के तलबा में, स्कूल चिल्ड्रन में बहुत मकबूल हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद है। द इंचकेप रॉक इज़ अ बैलेड। इट्स द स्टोरी ऑफ द 14th century attempt by the abbot of Aberbrethok to install a warning bell on the Inchcape, a notorious sandstone reef about 11 miles 18 kilometers off the east coast of Angus, Scotland, near Dundee and Fife, occupied by Belrock Lighthouse. सबसे पहले तो हमें बैलेट का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ बैलेट? बैलेट यानी कि एक जज्बाती गीत। बैलेट यानी कि मंजूम क़िस्सा या एक जज्बाती गीत को हम बैलेट कहते हैं, जिसमें कोई कहानी होती है, किसी का क़िस्सा बयान किया जाता है इस गीत में। ये 14वीं सदी में एक शख्स था जिनका नाम था एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक। इन्होंने लोगों को यानी कि यूजुअली लोगों से मुराद यहाँ पे सेलर्स को, जो नाव जहाज़ वगैरह चलाते हैं, उनको आगाह करने के लिए एक बहुत ही बदनाम पथरीला साहिल था जिसका नाम था इंचकेप। वहाँ पे इन्होंने सेलर्स को आगाह करने के लिए एक घंटी लगाई थी। ये मकाम मौजूद है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में ये जो साहिल है स्कॉटलैंड से 11 माइल्स के फासले पर है और यहाँ पर एक लाइट हाउस भी है। लाइट हाउस यानी कि रोशनी का मीनार। रोशनी का मीनार उम्मूमन दरिया के साहिल पर होता है, सी शोर्स पर होता है, जहाँ पर ये लाइट हाउस
बनाने का मकसद ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं, जहाज़ चलाने वाले जो होते हैं या जहाज़ जो होते हैं, उनको डायरेक्शंस दिखाना, उनको सिग्नल्स देना, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन यानी कि लाइट के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सैटेलाइट्स और राडार्स के ज़रिए जो शिप्स या क्रूज़ या सबमरीन्स चलाई जाती हैं समंदरों में या दरिया में वगैरह, तो उनको इंफॉर्मेशंस दी जाती है तूफ़ान के आने की, सिमत ज़ाहिर करने की, रास्ता दिखाने की वगैरह कई इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले ना राडार्स थे, ना सैटेलाइट्स थे, ना इतना टेक्नोलॉजी अपडेटेड था। तो पहले सेलर्स को कुछ अगर से बोलना होता या सेलर्स को कुछ पैगाम पहुंचाना होता या सेलर्स को इशारा देना होता कि आगे थोड़ी फासले पर साहिल है, इस तरह की चीज़ जब होती तो शोर्स पे क्या किया जाता था, लाइट हाउस बना दिया जाता था, यानी कि रोशनी का मीनार बना दिया जाता था। तो यहाँ पे ये बेलरॉक लाइट हाउस जो था उसके करीब में स्कॉटलैंड, ड्यूंडे और फीफ के पास ये एक बहुत ही बदनाम पथरीला साहिल था जिसका नाम था इंचकेप। तो यहाँ पे एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक ने एक घंटी लगाई, अपनी कोशिशों से, काविशों से उन्होंने एक घंटी बांधी थी और वो उसका मकसद ये था कि सेलर्स को आगाह किया जाए कि आगे ख़तरा है, आगे चट्टान है, आगे डेंजर है और अपने जहाज़ को, अपनी नाव को वहाँ से बचाकर निकाल लें। इस वजह से जहाज़ों को नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने ये एक बेनिवोलेंट एक्ट किया था, उन्होंने ये एक अच्छा काम किया था। तो ये जो बैलेड है या ये जो गीत है, ये एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक की कहानी है, उनके कारनामे की कहानी है। Soter was inspired by the legendary story of a pirate who removed the bell on the Inchcape rock placed by the abbot of Aberbretthock. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. ये सिर्फ कहानी सिर्फ एबट ऑफ एबरब्रेथॉक के अच्छे कारनामे की, उनकी इसार की कहानी नहीं है, उनके सिर्फ बेनिवोलेंस की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पायरेट की भी कहानी है। पायरेट यानी क्या? पायरेट यानी कि समंदरी लुटेरों को पायरेट कहा जाता है। तो ये जो पोयम है इसमें सिर्फ एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक का तस्करा नहीं है, बल्कि उस शख्स का भी तस्करा है जिसने एक ख़राब काम किया था, उस लुटेरे का भी तस्करा है जिसने ये घंटी निकाल कर फेंक दी। और इसके इस इविल काम की वजह से, इस पायरेट के इस गलत काम की वजह से उसका खुद का भी नुकसान हुआ। यानी कि जो कहावत है एज यू सो यू रीप, तुम जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और ऐसी कई कहावतें हैं, ऐसी कई हम लोगों को ऐसी कई कहावतें हैं जो हमें बयान करती हैं कि अगर से आप बुरा काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बुरा होता है। जैसे टिट फॉर टैट, इविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यानी कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है तो खुद ही उसमें गिर जाओगे। तो ये गीत में भी हम देखते हैं कि ये जो पायरेट है जिसका नाम है सर रैल्फ द रोवर, इसने एक ख़राब काम किया। उसने एक ख़राब काम ये किया कि जो लोगों को बचाने के लिए एक घंटा लगा हुआ था, एक बेल लगी हुई थी, उसे निकाल कर फेंक दिया और उस पायरेट को इस रॉन्ग डूइंग की सज़ा मिली।
ये इस नज़म का मफ़हूम है कि आप अगर से बुरा काम करते हैं तो बुरे का नतीजा बुरा ही होगा। आप अगर से पिछली 2 पोएम्स पर भी गौर करेंगे, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड और द वीवर, तो आप देखेंगे कि ये जो नज़म है, दोनों भी पिछली 2 नज़में और ये नज़म, ये हमें सिर्फ राइम और पोएटिक डिवाइसेस या हमारी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सिर्फ लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं करती है, बल्कि ये हमें लाइफ स्किल्स भी सिखाती हैं, हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा भी सिखाती है, हमारे अंदर खतरे भी पैदा करती हैं। यानी कि दे टीच अस वैल्यूज़, दे टीच अस लाइफ स्किल्स, दे टीच अस परसेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, मुस्बित कैसे रहना चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। यानी कि ये नज़में सिर्फ हमें इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर ईयर्स, सिर्फ ये पोएम हमें सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इनमें बहुत सीख भी है। और ये ख़ास तौर पे ये जो नज़म है द इंच के प्रॉक, ये तो एक डायडैक्टिक पोएम है जिसमें पोएटिक जस्टिस की बात की गई है। डायडैक्टिक पोएम यानी क्या? वो नज़में जो हमें कुछ सबक आमोज़ नज़म या सबक आमोज़ चीज़ों को हम कहते हैं डायडैक्टिक लिटरेचर। और पोएटिक जस्टिस का मतलब है कि जिसमें कुदरत का इंसाफ दिखाया जाता है, अच्छे के साथ अच्छा होना या बुरे के साथ बुरा होना। जस्टिस यानी क्या? जस्टिस यानी कि इंसाफ। तो इस नज़म में भी हम पोएटिक जस्टिस देखते हैं कि एक अच्छा इंसान है, एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक, उसने अच्छा काम किया था तो लोग उसे अच्छे नाम से याद करते थे और उसे दुआएं दिया करते थे। और बुरा शख्स है सर रैल्फ थेरोवर, उसने बुरा काम किया है तो उसका अंजाम भी बुरा हुआ। तो एट द एंड ऑफ द पोएम वी सी पोएटिक जस्टिस। चलिए अब हम, ये तो इंट्रोडक्शन हो चुका है नज़म का, अब हम नज़म की तरफ आते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं, उसका माने देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं। द इंच के प्रॉक। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Stir यानी क्या? Stir यानी कि हलचल। जैसे आप कोई बर्तन है, बर्तन में हिला रहे हैं, चम्मच हिला रहे हैं, तो अंदर की जो कंटेंट है या अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है वो घूमती है। चाय बनाते वक्त या खाना बनाते वक्त आप चम्मच स्पून हिलाते हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्टीयरिंग, आप हिला रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना हवा हिल रही है, इससे मुराद ना हवा चल रही है, नो स्टिर, ना हवा चल रही है। No stir in the air, no stir in the sea. ना हवा चल रही है, ना समंदर की लहरें चल रही हैं। The ship was as still as she could be. जहाज साकिन है, still एक जगह खड़ा हुआ है, बिल्कुल जहाज साकिन है। The ship was as still as she could be, यानी कि जहाज भी हिल नहीं रहा है। Her sails from heaven received no motion. सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स से मुराद है जहाज। आपने देखा होगा कि जहाज को पहले के ज़माने में बड़े बड़े पर्दे लगे हुए होते थे। वो पर्दे जैसे ही हवा चलती थी, उस हवा के साथ वो पर्दे हिलते थे और उससे जहाज़ भी आगे बढ़ता था। यानी कि
सेल्स का मतलब है अ लार्ज पीस ऑफ फैब्रिक बाय मीन्स ऑफ विच विंड्स यूज टू प्रोपेल अ सेलिंग वेसल। एक बड़ा फैब्रिक का टुकड़ा, बड़ा पर्दा जो जहाज़ के ऊपर लगा हुआ रहता था, जहाज़ जिसकी वजह से, जिसके अंदर हवा भरने से या हवा के चलने से जहाज़ आगे बढ़ता था। तो कहता है कि ना ही वो पर्दे हिल रहे थे, यानी कि ना हेवंस, यानी कि यहाँ पे हेवंस का मतलब है आसमान, ना ही आसमान से हवा आ रही थी। चूँकि हवा नहीं आ रही थी, हवा नहीं चल रही थी, लिहाजा वो पर्दों में भी हरकत नहीं थी। नो मोशन, कोई हरकत नहीं थी पर्दों में। हरकिल वॉज स्टडी इन द ओशन। KEL, किल यानी क्या? यानी कि जहाज़ जो होता है, जहाज़ के निचला हिस्सा, जहाज़ का तला जो लकड़ी या स्टील से जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जहाज़ का जो बॉटम होता है, उसको कहते हैं केल, KEL। यूजुअली पहले ज़माने में वुड से बना रहता था, अब स्टील का भी होता है, अलग अलग मेटल्स का होता है, या कंबाइनली बनाया जाता है, यानी कि धात भी इस्तेमाल की जाती है, वुड भी इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा जो जहाज़ का नीचे का हिस्सा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है जहाज़ का, उसे हम कहते हैं केल, KEL। तो फिर से वही बात को रिपीट की जा रही है कि जहाज़ में हरकत नहीं थी, जहाज़ के स्ट्रक्चर में कोई भी हरकत नहीं थी जो समंदर में था, यानी कि समंदर में एक जहाज़ था और उस जहाज़ में कोई हरकत नहीं थी। नेक्स्ट स्टैंजा। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bell. यानी कि without either sign or sound of their shock, यानी कि जहाज़ इतनी स्मूथली पानी पर तैर रहा था कि ना उसकी कोई आवाज़ थी, ना उसमें कोई हलचल थी। यानी कि हमने देखा है कि ये जो इंचकेप जो रॉक है, ये जो चट्टान है, ये बहुत ही बदनाम चट्टान है, यानी कि बहुत पथरीला साहिल है, यानी कि ये रॉक के आसपास बहुत सारी पत्थर हैं। तो इससे क्या मुराद, यहाँ पे साउंड ऑफ द शॉक से क्या मतलब हुआ कि जहाज़ कोई भी पत्थर से टकराया नहीं था। जहाज़ बड़ा ही, हालांकि वो इंचकेप रॉक के आसपास से गुज़र रहा था, लेकिन जहाज़ बड़ी ही पुरसुकून तरीक़े से बिना किसी चट्टान से टकराए हुए अपना सेल कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। हालांकि लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर उठ रही थी, लेकिन so little they rose, so little they fell। बेशक लहरें तो थी समंदर में, लहरें इंचकेप रॉक के पास भी गुजर रही थी, लेकिन ना ही वो बहुत ऊंची थी, ना ही वो बहुत नीची थी, यानी कि बिल्कुल सुकून से तेज़ हरकत बिना किए, बहुत ना ऊंची लहरें थी ना बहुत नीची लहरें थी, यानी कि हलचल बिल्कुल ना के बराबर थी। आहिस्तगी से पानी उस चट्टान से टकरा रहा था, धीरे धीरे उस चट्टान से पानी गुज़र रहा था। इतना धीरे पानी बह रहा था, लहरें इतनी कम थी कि उसकी वजह से इंचकेप रॉक के ऊपर जो बेल लगी हुई थी उसमें भी कोई हरकत नहीं हुई, यानी कि बेल ना ही मूव कर रही थी, ना ही उस बेल से कोई आवाज़ आ रही थी। जाहिर बात है, जब बेल मूव करेंगी, यानी कि लहरें जब बेल से टकराएंगी या वो पानी जो है बेल से टकराएगा, तो बेल से तो आवाज़ आएगी, लेकिन इतना स्मूथ फ्लो था पानी का कि बेल की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। The abbot of Aberbrethok had placed the bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung.
इस स्टैंजा में जो हमारे पोएम का अहम किरदार है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे पोएम का अहम किरदार है द एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक। इस थर्ड स्टैंजा में एबरब्रेथॉक को इंट्रोड्यूस किया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक है, अच्छा एबॉट यानी क्या? एबॉट यानी कि सदर। किसका सदर? मॉन्क्स का सदर। मॉन्क्स यानी कि सन्यासी, सन्यासियों का सदर। एबे यानी कि जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वैसे ही सन्यासियों के रहने की जो जगह होती है उसको कहते हैं एबे। और बच्चों के हॉस्टल की निगरानकार एक शख्स होता है, उसको हम कहते हैं रेक्टर। उसी तरह से ये सन्यासियों की जो बिल्डिंग होती है उसके हेड को हम कहते हैं एबॉट। तो यानी कि एबॉट मतलब कि हेड, मॉन्क्स का या नन्स का जो हेड होता है उसे कहते हैं एबॉट। The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcape Rock. अब ये एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक कौन था? ये वो शख्स था जिसने इंचकेप रॉक पर बेल लगाई थी। कहाँ पे लगाई थी ये बेल? ऑन ए बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड swung। BUOY, बॉय यानी क्या? बॉय यानी कि एक तैरता हुआ ऑब्जेक्ट जिसे समंदर में किसी चीज़ से बांध दिया जाता है और वो तैरता है। वो शय जो है वो समंदर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, जिसकी वजह से सेलर्स को या जहाज़ चलाने वालों को ये पता चलता है कि इस जगह पर ख़तरा है। यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में आप एक फिगर भी देख सकते हैं, एक ड्राइंग देख सकते हैं जिसमें चट्टान के ऊपर एक लकड़ी का सुतून बना हुआ है और उसके ऊपर एक घंटी लगा दी है। और ये सुतून क्या है? ये सुतून फ्लोट कर रहा है उस चट्टान पर। यानी कि बॉय यानी कि एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तैरता हुआ कोई शय जिसको समंदर में बांध दिया जाता है किसी चीज़ से, ताकि लोगों को पता चले कि ये जगह ख़तरे से भरी हुई है। तो एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक कौन है? ये वो शख्स है जिसने इंचकेप रॉक पर एक बेल बांधी है और वो बेल लोगों को आगाह करती है कि यहाँ पर ख़तरा है। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. कहता है कि जब ये चट्टान पानी की लहरों से छुप जाती थी, सर्ज स्वेल यानी कि अचानक जब समंदर का लेवल बढ़ जाता था। सर्ज स्वेल, स्वेल यानी कि कोई चीज़ फूल जाना, सूज जाना। यहाँ पे स्वेल से मुराद है कि पानी जब ऊंचा हो जाता है, पानी जब बहुत ऊपर आ जाता है, पानी की लहरें या समंदर का पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस पानी के लेवल बढ़ने की वजह से ये चट्टान छुप जाती है। और चट्टान छुप जाती है लेकिन वो घंटी बजती है पानी से टकराने से। और फिर मरीनर्स जो हैं, जहाज़ जो चलाते हैं, समंदर में सफ़र जो करते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि आगे चट्टान है। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक, यानी कि तब उन्हें पता चल जाता है कि आगे ख़तरनाक चट्टान है। और फिर वो क्या करते हैं? एंड ब्लेस्ड द एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक, और फिर वो लोग दुआएं देते थे। मरीनर्स एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक को दुआएं देते थे कि उनकी इस काविश की वजह से, इस बेल लगाने की, घंटी लगाने की वजह से वो लोग ख़तरे से बच गए, उनके जहाज़ चट्टान से टकराने से और तबाह और बर्बाद होने से बच गए। लिहाजा वो एबॉट ऑफ एबरब्रेथॉक को दुआएं देते थे। ब्लेस्ड जो है ये ब्लेस का ओल्ड इंग्लिश फॉर्म है, यानी कि पुरानी
ओल्ड इंग्लिश है और उसके बाद मिडाइवल इंग्लिश है और फिर न्यू इंग्लिश है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज इज़ ऑलवेज इन प्रोग्रेस, इट इज़ ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमेशा लैंग्वेज बढ़ती है, उसका ज़ख़ीरा जो होता है वोकैबुलरी का वो इंक्रीज़ होता है। ओल्ड यूसेज के जो वर्ड्स हैं वो डिस्कार्ड किए जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, वो इस्तेमाल में नहीं रहते हैं, न्यू एडिशंस होते हैं। तो पहले ज़माने में ओल्ड इंग्लिश में ब्लेस को ब्लेस्ड कहा जाता, BLEST। बहरहाल ब्लेस्ड का मतलब है दुआएं देना। तो जब ये मरीनर्स नुकसान से बच जाते थे और इस चट्टान के ख़तरे से सेफली आगे निकल जाते थे, तो ये लोग एबॉट ऑफ एवरब्रेथॉक को दुआएं देते थे। The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was a joyance in their sound. कहता है यहाँ पे हेवन से मुराद जन्नत नहीं बल्कि आसमान है। हेवन मतलब द सन इन हेवन, आसमान में जो सूरज था वो चमक रहा था। गे, गे से मुराद खुश। यहाँ पे वही वर्ड्स को रिपीट, गे, जॉयंस और ये जॉयफुल, ये तीनों भी वर्ड खुशी का इजहार करते हैं। तीनों लफ्ज़ों से मुराद है खुश रहना। तो आसमान में जो सूरज था वो चमक रहा था खुशी में, और सभी चीज़ें, तमाम चीज़ें उस दिन खुश नज़र आ रही थी। ऑल थिंग्स वेर जॉयफुल ऑन दैट डे, सभी चीज़ें उस दिन खुश थी। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, समंदर की जो चिड़िया होती हैं वो लोग स्क्रीम यानी कि चीखना, स्क्रीम्ड चीखना। वो समंदर में जो चिड़िया होती है वो गोल 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 फेरे लगाती हैं, यानी कि मछली की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में वो पानी के ऊपर आसमान में गोल 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 राउंड राउंड चक्कर लगाती हैं। तो और यहाँ पे राइटर वही लिख रहा है कि द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, परिंदे भी चहचहा रहे थे, चीख रहे थे, यानी कि वो भी खुश थे कि भाई खुला आसमान है, सूरज की रोशनी है, उन्हें अपना शिकार साफ नज़र आएगा, कोई मिस्ट नहीं है, कोई फॉग नहीं है, क्लियर वेदर है। तो लिहाजा परिंदे भी खुशी में चीख रहे थे जब वो अपने चक्कर लगा रहे थे। एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड, और उनकी खुशी में, उनकी आवाज़ में भी खुशी का इजहार हो रहा था। द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. दूर से इंचकेप बेल का जो बॉय है, यानी कि वो जो एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे ये घंटी लगी हुई थी, एक बेल जो घंटा है वो लगा हुआ था, तो ये बेल जो है वो दूर से एक स्पेक यानी कि एक कोर की मानी, स्पेक यानी कि एक कोर, जैसे आसमान में चांद होता है, मतलब बिल्कुल नया चांद जो होता है तो बिल्कुल एक कोर की मानी नज़र आता है, उसको हम कहते हैं स्पेक, छोटा सा निशान। तो दूर से ये बॉय कैसे नज़र आ रहा था? एक काले निशान की मानिंद, एक टाइनी डॉट की मानिंद हरे समंदर में, यानी कि पानी का रंग यूजुअली ब्लू या ग्रीन नज़र आता है ओशन का जब हम दूर से देखते हैं। तो ओशन में, ओशन पर ये इंचकेप बेल एक डार्कर स्पेक की तरह एक छोटे से निशान की मानिंद नज़र आ रहा था। किसको नज़र आ रहा था? सर रॉल्फ द रोवर को नज़र आ रहा था। कब? वॉक्ड हिज डेक, जब वो अपने जहाज़ के डेक पर चल रहा था। जहाज़ के सामने का हिस्सा जो होता है, जहाँ पे हम ठहर के आसपास की चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल जहाज़ के सामने का हिस्सा जो होता है जहाँ पे खड़े रहते हैं, उसको डेक कहा जाता है। तो सर रॉल्फ द रोवर
जब डेक पर चल रहा था तो उसे ये स्पेक दूर से नज़र आ रहा था और एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, और वो गौर से उस डार्कर स्पेक को, उस बारीक डॉट को देख रहा था। He felt the cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. जब ये पायरेट लुटेरा सर रॉल्फ द रोवर इस डार्कर स्पेक को देख रहा था तो उसके दिल में तरंगे उठ रही थी और उसका दिल खुश हो रहा था और वो गुनगुना रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। हिज हार्ट वॉज मिर्थफुल टू एक्सेस, खुशगवार, जिंदा दिली महसूस कर रहा था। मिर्थफुल MIRTHFUL, यानी कि वो जिंदा दिली महसूस कर रहा था, वो बहुत ही खुश था। इस मौसम को, इस आसपास के एटमॉस्फेयर को देखकर, इस खुशगवार एटमॉस्फेयर को देखकर वो बहुत खुश था। वो भी गुनगुना रहा था, वो भी सीटी बजा रहा था, लेकिन इसका ये गुनगुनाना, इसका ये खुश होना, ये खुशी नहीं थी बल्कि विकेडनेस की निशानी। उसके अंदर एक शैतानी फितना पैदा हुआ, उसके अंदर एक इविल थॉट आया, उसके अंदर एक ख़राब सर रॉल्फ द रोवर जो है, ये जो लुटेरा है, इसके दिमाग में एक फितूर आया, एक खुराफात आई और वो उस खुराफात को सोचकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये पोएम जो है वो काफ़ी लंबी है। नियर अबाउट 17 स्टैंजास की ये पोएम है। हमने अभी 7 स्टैंजास कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सर रॉल्फ द रोवर के जहन में क्या खुराफात है और वो क्यों हंस रहा था, क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। अल्लाह।